Hello everyone. How are you all? I hope all of you are preparing well for your NEET and JEE exam. Welcome back to Rank Boost Physics. ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है वेक्टर्स का। इससे पहले वेक्टर्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने ज्यादा कुछ नहीं, पर हाँ, वेक्टर होता क्या है या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, इनकी एग्जांपल क्या है, एक वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। और उसी चीज से आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, पहले पीछे वाला लेक्चर जो है वो रिवाइज करके चलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो वेक्टर में हमने सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखा कि स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज बनेगी। स्केलर वो जिनके पास वैल्यू होगी, यूनिट होगी। वेक्टर क्वांटिटीज वो जिनके पास वैल्यू भी है, यूनिट भी है। पर फर्क क्या पड़ेगा स्केलर और वेक्टर में? यही कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होंगी जिनके पास एडिशनली एक डायरेक्शन भी बनकर चलेगी। फिर हमने इनकी एग्जांपल देखी थी, हमने क्या बोला था? स्केलर क्वांटिटीज जैसे कि मास, हाइट, टाइम, ये वो क्वांटिटीज है जो कि डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज की जब हमने एग्जांपल देखी बच्चों, तो वहां पे हमने बोला फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज बनकर चलेगी। और वेक्टर क्वांटिटीज कहने का मतलब इनके पास वैल्यू भी होगी, यूनिट भी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, और डेफिनेटली इसके पास कुछ डायरेक्शन भी बनकर चलेगी। करा था। नेक्स्ट हमने डिफाइन करा था वेक्टर को। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम बोल रहे थे कि ये दो में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं टू डिफाइन अ वेक्टर। वेक्टर वो था जिसके पास वैल्यू भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब वैल्यू है तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड है ना, मतलब डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन को मार्क करने के लिए हमने इस एरो का यूज किया था यहाँ पे, और इसी एरो को हमने आगे डिफाइन करा इस पार्ट पे कि ये जो एरो है इसके दो पार्ट्स है। एक उस एरो की लेंथ जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरा उस एरो का डायरेक्शन, ये जो कैप है, ये जो हेड वाला पार्ट है एरो का, तो ये जो हेड वाला पार्ट है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक जनरल वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? जनरल वेक्टर लिखने के लिए उस वेक्टर के पास कुछ मैग्नीट्यूड भी हो और कुछ पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन भी बनकर चले। यही चीजें करी थी। फिर हमने डायरेक्शन भी देखी थी। ऑफ कोर्स डायरेक्शन हमने क्या बोला था कि डायरेक्शन आई कैप, जे कैप, के कैप, हम तीन डायरेक्शंस मार्क करेंगे। एक्स एक्सिस के लोग आई कैप लेंगे, वाई एक्सिस के लोग जे कैप लेंगे, और पेपर से बाहर आती हुई जो के कैप होगी उसी को हम जेड एक्सिस से डिनोट करके चलेंगे, या जेड डायरेक्शन जो पेपर से बाहर आ रही है उसी को हम के कैप से डिनोट करके चलेंगे। यही हमने करा था। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में कोई भी डाउट है या आपको ये जो मैंने बोला है ये समझ में नहीं आया, तो आपको कुछ नहीं करना, बस वेक्टर्स टाइप करना है रैंक बूस्ट फिजिक्स के साथ, और आपके पास वो लेक्चर निकल के आ जाएगा बच्चों। आप वो लेक्चर देखना, उसके बाद ही आज वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का सेकेंड पार्ट। वेक्टर को हमने लास्ट क्लास में सिंगल एक डायरेक्शन में देखा था। कि मैंने क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट से अगर आपके पास फोर्स है जो कि 5 न्यूटन की है, जो कि लग रही है आई कैप डायरेक्शन में, तो इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया था? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस तरह से दो एक्सिस मार्क की थी, या एक प्लेन मार्क किया था, एक्स वाई प्लेन मार्क किया था। और ये जो फोर्स है ये नॉर्मली आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में लग रही है, तो मतलब इस फोर्स को मैं इस तरह से कुछ मार्क करके चल सकती हूँ कि भाई ये वाली जो फोर्स बनेगी, ये फोर्स बनेगी 5 न्यूटन की, और डेफिनेटली यही डायरेक्शन हमारे पास कौन सी है? आई कैप की। यही था। ये वाला पार्ट तो हमने तब करा ना जब फोर्स सिंगल एक डायरेक्शन में लग रही थी। क्या जरूरी है क्या कि मैं फोर्स को सिंगल एक ही डायरेक्शन में लगा सकती हूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फोर्स को किसी प्लेन में लगाएं? मीन्स टू से, क्या हम फोर्स को इसी ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, क्या हम फोर्स को इस तरह से नहीं लगा सकते बच्चों? सोचो। अरे ये क्या आ गया भाई? क्या हम फोर्स को इस तरह से मार्क नहीं कर सकते कि भाई जो फोर्स है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? ये जो फोर्स बनेगी क्या ये प्योरली एक्स एक्सिस में है, या फिर क्या ये फोर्स प्योरली वाई एक्सिस में है? बल्कि नहीं, ये फोर्स जो है उसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में भी है और कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में भी। मैम कैसे? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। देखो दोबारा से देखते हैं। मैंने यहीं पे एक दोबारा से डायग्राम मार्क करा। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, हम इस फोर्स को मार्क करके चलते हैं बच्चे। सोचो, ये आपकी है एक्स एक्सिस,
और ये वाली आपकी है y एक्सिस, डेफिनेटली ये वाली है माइनस x एक्सिस और ये वाली है हमारे पास माइनस y एक्सिस। अब सोचो आपको ना इस पॉइंट पे पहुंचना है, ये नॉर्मल, कुछ +1 का मत सोचना, नॉर्मली 9th 10th क्लास में आपको ग्राफ सिखाए गए थे मैथ्स की क्लास में। अब सोचो अगर ये पॉइंट है कोई भी नॉर्मल एक्स वाई प्लेन पे, तो इसके डेफिनेटली दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक इसका बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा इसका बनेगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि एक्स एक्सिस में हम कितना मूव करे हैं टू रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और y कोऑर्डिनेट मतलब कि हम y एक्सिस में कितना रीच मतलब कितना मूव करें टू रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ या ना। मतलब x एक्सिस में भी मुझे कुछ चलना है, मुझे y एक्सिस में भी कुछ चलना पड़ेगा ना। तो x एक्सिस में आपने कितना मूव करा या y एक्सिस में आपने कितना मूव करा, डेफिनेटली आपको उस डिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। अगर मैं फोर्स के बारे में बताऊं कि अगर मैंने ये फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट करा है, तो x एक्सिस में फोर्स कितनी लगी, y एक्सिस में फोर्स कितनी लगी, हम फोर्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर पाएंगे। और वही फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक करने का मतलब है कि फोर्स के दो कंपोनेंट बनकर आएंगे मैम। एक फोर्स का कंपोनेंट बनेगा x एक्सिस के अलोंग और दूसरा फोर्स का कंपोनेंट बनेगा y एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट कौन सा, जिसको मैं f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और y एक्सिस का कंपोनेंट कौन सा, जिसको हम f ऑफ y से रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं। मतलब ये जो फोर्स हमने लिखा है, जो इस प्लेन पे हमने मार्क करा है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक है x कंपोनेंट, दूसरा है y कंपोनेंट। जैसे इसी पार्ट को एक बार दोबारा से देखो, मैं ना अभी फोर्स के बारे में बात नहीं करती, लेट्स से मैं तुम्हें ये चीज बोल रही हूँ कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है कोई, ठीक है, और आपको इस पॉइंट पे रीच करना है। इस पॉइंट पे ये मार्क कर देते हैं हम एक्स एक्सिस, ये मार्क कर देते हैं हम वाई एक्सिस। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो हमें एक्स एक्सिस में कुछ मूव करना पड़ेगा, लेट्स से मैंने कुछ एक्स डिस्टेंस मूव कर दिया, फिर आपको कुछ y एक्सिस में मूव करना पड़ेगा ताकि आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओ, लेट्स से मैंने कुछ y डिस्टेंस मूव कर दिया। मतलब इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक बनेगा x कंपोनेंट, दूसरा बनेगा y कंपोनेंट। मतलब एक x कोऑर्डिनेट कि x एक्सिस में कितना मूव करा, एक y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस में हम कितना मूव करके आए हैं। मतलब अगर ये कोई भी एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेट्स से मैं इसका नाम बोलती हूँ a वेक्टर, तो ए वेक्टर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे एक साथ दो डायरेक्शन में मूव करना पड़ा, एक्स एक्सिस में मूव करना पड़ा एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस में मूव करना पड़ा मुझे वाई डिस्टेंस। तो मतलब ए वेक्टर की वैल्यू हमें कितनी लिखनी चाहिए, हमें लिखना चाहिए, देखना मैं डायरेक्शन मार्क करूंगी यहाँ पे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप होती है, वाई एक्सिस में हम जे कैप लेकर चलते हैं, तो मुझे ए वेक्टर को कैसे लिखना चाहिए, यहां लिखना चाहिए कि हम एक्स मूव किए हैं आई कैप डायरेक्शन में, प्लस y मूव करें, y डिस्टेंस मूव किया ना हमने कौन सी डायरेक्शन में, j कैप डायरेक्शन में। अब आप इस बात से तो नहीं कंफ्यूज हुए कि मैम j कैप वाली डायरेक्शन तो ये वाली थी, ये क्यों मार्क कर रहे हो, बच्चे डायरेक्शन है ना। अब ये थोड़ी ना बोलूंगी अगर इधर की तरफ नॉर्थ है, इसी रास्ते से ही जाके नॉर्थ थोड़ी आएगा, ये वाले पैरेलल रोड भी अगर मैं जाऊंगी तब भी तो मैं टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन ही मूव कर रही हूँ। मतलब अगर ये वाली डायरेक्शन y कैप है तो पुत्र ये वाली डायरेक्शन भी तो y एक्सिस या y कैप या j कैप डायरेक्शन ही बनकर आएगी। मतलब हमने x एक्सिस में मूव करा है x डिस्टेंस जो कि i कैप डायरेक्शन में है, ऐसे ही मैंने y एक्सिस में मूव करा है y डिस्टेंस जो कि ऑफ कोर्स j कैप डायरेक्शन में। समझ में आई। तो हमारे पास ये जो वेक्टर मैंने बनाया है, ये वेक्टर हमने 2D वेक्टर बना दिया। 2D मतलब 2 डायमेंशन, मतलब एक डायमेंशन देखो, इसका एक पार्ट देखो इसका x में है, एक पार्ट इसका किस में है, y में। अब ऐसे ही सोचो कि ये वाला जो मतलब मान लेते हैं एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक छोटी सी फ्लाई है, छोटी सी मक्खी है, वो मक्खी ना बीच में कहीं पे रूम पे है, ठीक है, मेरे को यहां से चलना स्टार्ट करना है। अब अगर मेरे को मक्खी तक पहुंचना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं कुछ एक्स एक्सिस में मूव करूंगी, फिर मैं कुछ वाई एक्सिस में मूव करके जाऊंगी, एज मक्खी तो ऊपर है तो मुझे कुछ वाई एक्सिस में ऊपर, जेड एक्सिस में ऊपर भी तो मूव करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें हवा में किसी पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें तीनों डायरेक्शन के अंदर मूव करना पड़ेगा, पहले एक्स में, फिर वाई में, फिर डेफिनेटली जेड डायरेक्शन में मूव करेंगे कि नहीं। मतलब कोई भी एक वेक्टर हमारे पास प्लेन में ना होकर नॉर्मल एयर में भी तो हो सकता है, या मैं इसको बोल दूं 3D सरफेस में भी तो हो सकता है। तो मतलब अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर 3D प्लेन में बनकर जाएगा
तो मैं उस वेक्टर को कैसे लिख सकती हूँ? लेट्स से हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, यही वाला पॉइंट है, ठीक है। समझो कि मेरे पास ये स्क्रीन था, पर्सन यहाँ पर है। अब ये पर्सन अगर यहाँ पर है तो कैसे पहुंचेगा? पहले कुछ एक्स एक्सिस में मूव करेगा, फिर कुछ वाई एक्सिस में, फिर कुछ जेड एक्सिस में, मतलब इस प्लेन से बाहर निकल कर आएगा। मैं बोल रही हूँ एक्स में कितना मूव करा? कुछ एक्स। वाई में कितना मूव करा? कुछ वाई। जेड में कितना मूव करा? कुछ जेड। तो इसका वेक्टर, टोटल वेक्टर मुझे किस हिसाब से लिखना चाहिए? इसका टोटल वेक्टर लिखना चाहिए कि आपने मैम एक्स एक्सिस में मूव करा है एक्स, तो एक्स आई कैप, क्योंकि आई कैप क्यों लगाया? क्योंकि एक्स डायरेक्शन थी, प्लस वाई एक्सिस में मूव करा वाई, तो मुझे लगाना चाहिए वाई जे कैप, और जेड एक्सिस में मूव करा जेड, तो मुझे लगाना चाहिए जेड के कैप। तो ये जो वेक्टर हमने लिखा है बच्चों, ये लिखा है 3 डायमेंशनल प्लेन में, और ये जो वेक्टर हमने लिखा है, ये वेक्टर हमने लिखा है 2 डायमेंशनल प्लेन में। हम फिजिक्स में इस पार्ट में 11th और 12th में 3 डायमेंशनल चीजों पर ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 डायमेंशनल प्लेन तक एक वेक्टर को कैसे लिखना है वो चीज समझिए। अब यहीं से ही हमारे पास एक जनरल वेक्टर आता है, जनरल वेक्टर। एक जनरल वेक्टर वो जो तीनों डायरेक्शन में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं ए वेक्टर कोई भी होगा जो कि होगा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। मतलब आई एक्सिस में, या फिर मैं बोलूं एक्स एक्सिस में कितना है वो ए एक्स, वाई एक्सिस में कितना है ए वाई, जेड एक्सिस में कितना है ए जेड। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो है हमारे पास 3D प्लेन में, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। समझ में आया? ठीक है। अब हमने तो ये देखा था मैम कि चलो पहले तो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल लिखने के लिए लेट्स से अगर मैं ये चीज लिखकर चलती हूँ कि कोई भी फोर्स एक्ट कर रही है 4 आई कैप 3 जे कैप प्लस 0 के कैप न्यूटन। यूनिट तो लगानी पड़ेगी ना, वेक्टर क्या था? वैल्यू भी थी, डायरेक्शन भी थी, यूनिट भी थी। देखो इसमें तीनों चीजें। अब ये फोर्स लिखने का मतलब क्या हुआ? इस फोर्स को लिखने का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में कितनी फोर्स लग रही है? 4 न्यूटन की। वाई एक्सिस में कितनी फोर्स लग रही है? 3 न्यूटन की। और के एक्सिस मतलब जेड एक्सिस में कितनी फोर्स लग रही है? 0 न्यूटन। मतलब कि नॉर्मल ये वाली जो प्लेन है ना, ये 2 डायमेंशन मतलब 2 डायरेक्शंस के अंदर एक्ट कर रही है, थर्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस में एक्ट ही नहीं कर रही। समझ में आई? लेट्स से एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। मैं यहाँ डिफाइन करती हूँ, फोर्स नहीं, फोर्स बहुत हो गया। लेट्स से मैं बात करके चलती हूँ मोमेंटम की। ठीक है, मोमेंटम क्या है वो आगे चल के देखेंगे। तो हम नॉर्मली बस मोमेंटम भी नहीं लेते, काम करते हैं तुम्हारे लिए इजी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेकर चलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मैंने डिफाइन करा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। मान लो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिनोट कर दिया, डेफिनेटली यूनिट डालनी चाहिए, मैंने मीटर यूनिट डाल दी। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि पार्टिकल मूव करा है 2 मीटर आई कैप डायरेक्शन में, 3 मीटर माइनस जे कैप डायरेक्शन में। सुनो मैंने क्या बोला? 3 मीटर मूव कर रहा है माइनस जे कैप डायरेक्शन में, मैंने ये नहीं बोला -3 मीटर मूव कर रहा है। बच्चे फिजिक्स में ना पॉजिटिव और नेगेटिव साइन प्योरली डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अगर यहाँ पे भी ये जो माइनस साइन आया है, ये मेरे को किसके साथ डालना चाहिए? डायरेक्शन के साथ डालना चाहिए। आई शुड रादर राइट इट एज 2 आई कैप प्लस 3 माइनस जे कैप प्लस के कैप मीटर। समझ में आया? जब भी आपको ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन हो, पॉजिटिव नेगेटिव साइन को नॉर्मली डायरेक्शन के साथ डाल दो, मैग्नीट्यूड के साथ हमने कंसीडर ही नहीं करके चलना। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे मैम वेक्टर का। तो बच्चे मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर है, अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड पहले तो हमें पता है ना कि मैग्नीट्यूड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास लेट्स से कोई भी फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है 4 न्यूटन आई कैप। तो मतलब यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड पता ही है हमें कि वो मैग्नीट्यूड कितना है इस फोर्स का, वो है 4 न्यूटन का। मैं तुम्हें बोल दूं कि यार फोर्स ना अब 4 न्यूटन आई कैप में नहीं है, बल्कि फोर्स है 3 आई कैप, यहाँ पे लिखना चाहिए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप न्यूटन की। अब बताओ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? अब तुम अकेला 3 नहीं बोल सकते क्योंकि 2 रह जाएगा, अकेला 2 भी नहीं बोल सकते, 3 प्लस 2 तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते।
एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या, पहले वो देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमने जो जनरल वेक्टर लिखा था ना, ए वेक्टर, मैं उसको दोबारा से डिफाइन करती हूँ। मैं बोलती हूँ ए वेक्टर है, ए एक्स का अमाउंट है आई कैप डायरेक्शन में, ए वाई का अमाउंट है जे कैप डायरेक्शन में, ए जेड का अमाउंट है जेड कैप डायरेक्शन में। तो इसका मैग्नीट्यूड याद है ना, हमने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड जब भी आएगा वो बार में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबसे पहले लगाना है हमें अंडर रूट, फिर आई कैप के साथ क्या लगा हुआ है, ए एक्स, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा ए एक्स का स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ क्या लगा हुआ है, ए वाई, तो हमें लिखना पड़ेगा ए वाई का होल स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे के कैप डायरेक्शन है, के कैप के साथ क्या लिखा हुआ है, ए जेड, तो यहाँ डालना पड़ेगा ए जेड का होल स्क्वायर। डेफिनेटली ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। समझ में आई है? अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था कि एक मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बनेगा, डायरेक्शन तो होगी नहीं ना, क्योंकि वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू है, तो हमें डायरेक्शन कंसीडर भी नहीं करनी, मतलब मुझे पॉजिटिव ही हमेशा लेकर चलने हैं, नेगेटिव लेकर नहीं चलेंगे उसका। तो मतलब अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता तो मैं प्योरली उसको डायरेक्शन के साथ लिख देती। क्या बोल रही हूँ वो आगे जाके समझते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स एक्सिस का जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस में जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस जेड एक्सिस में जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, सोल्व कर दो, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा प्योरली वेक्टर का। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। ये है हमारे पास फोर्स वेक्टर, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, आई कैप में कौन लिखा हुआ है 3, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ हमने क्या लिखा हुआ है 2, तो फिर हम करेंगे 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बनकर आएगी, ये वैल्यू बनकर आएगी 9 प्लस 4 की, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है 13 न्यूटन। मीन टू से अगर हमारे पास ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है तो इस फोर्स का टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज अंडर रूट 13 न्यूटन। इजी पीजी। एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास चल रही है, यूनिट भी मैंने मार्क कर दी। आपको इसी डिस्प्लेसमेंट का निकालना है मैग्नीट्यूड। तो देखो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करना है सबसे पहले। आई कैप का कोफिशिएंट कौन है 2, तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे माइनस तो लगा हुआ है पर वो तो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हमेशा क्या होता है 1, मतलब जे कैप का कोफिशिएंट क्या गिवन है 1, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस के कैप का कोफिशिएंट भी क्या है अगेन 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनेगी अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 6 मीटर इज आर मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, इस डिस्प्लेसमेंट का। समझ में आई है? पक्की बात है। मैं आपको इस चीज के क्वेश्चन दे देती हूँ, आप क्वेश्चन करना, मुझे आंसर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके आंसर वेरीफाई करूंगी। एक फोर्स है बच्चों 6 न्यूटन, 6 न्यूटन ही, न्यूटन को बाद में डालते हैं, हम लिखते हैं 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप न्यूटन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि एक वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास, और इस वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू गिवन है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन है आपके पास कि आपको गिवन है एक मोमेंटम की वैल्यू जो कि गिवन है 62 मान लेते हैं, ठीक है, 62 आई कैप, और इसकी यूनिट हमारे पास क्या बनकर आएगी, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मतलब किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, आपको ये 3 चीजें गिवन है, इन 3 चीजों के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो और डेफिनेटली आंसर्स इनके कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। करें आगे? ठीक है। अब एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, क्या उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं? डायरेक्शन क्या थी याद है, कैप से रिप्रेजेंट करा था। तो एक वेक्टर है हमारे पास जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड है और जिसके पास कुछ डायरेक्शन है। सोचो, आपको वेक्टर हमेशा गिवन होगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, तो यार ए कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए कैप को देखना, ए कैप मैंने यहाँ रखा, यहाँ पे रखा हुआ है ए वेक्टर, क्या इस ए मैग्नीट्यूड को नीचे लेकर जाऊंगी तो वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा?
तो पुत्र यही फॉर्मूला है बस ए कैप को निकालने का। ये ए कैप हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर, जो कि किसके बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है फोर्स एक्ट कर रही है टू, ये वाली फोर्स लेकर चल लेते हैं जो हमने सोल्व करी है ना, 3i कैप प्लस 2j कैप। इसको लिखती हूं मैं 3i कैप प्लस 2j कैप। क्वेश्चन है फाइंड एफ कैप, मतलब फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो फोर्स वेक्टर क्या होगा, फोर्स वेक्टर होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एफ वेक्टर अपॉन एफ मैग्नीट्यूड आई शुड राइट। अच्छा, एफ वेक्टर मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब ये क्या आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 30। मतलब ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। और ये डायरेक्शन बोलने का मतलब देखना, मैं इसके कोफिशिएंट को अलग कर सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3i कैप अपॉन अंडर रूट 13 प्लस 2i कैप अपॉन अंडर रूट 30। मतलब ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ये इस डायरेक्शन में एक्ट करके चल रही है। अब आपको क्या निकालना आ गया, आपको निकालना आ गया किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, और अगर आपसे उसी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में पूछ ले तब भी आपको भी पता है कि उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है। ठीक है, अच्छा इसी डायरेक्शन वेक्टर के ऊपर ना एक बार और हम बात करते हैं। अब ये जो डायरेक्शन वेक्टर आई है हमारे पास क्या है, ए वेक्टर था, ए मैग्नीट्यूड और ए कैप। देखो ए कैप कहने का मतलब ए वेक्टर अपॉन आ गया ए का मैग्नीट्यूड। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास क्वेश्चन होता एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन आई कैप, तो आप जो ये डायरेक्शन निकाल रहे हो ये कैसे निकाल रहे हो, ये आई कैप की वैल्यू आपके पास क्या बनकर आएगी, एफ वेक्टर अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का देखो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज 5 न्यूटन ना, तो एफ कैप की वैल्यू क्या बनकर आएगी, आपने लिखा एफ वेक्टर अपॉन आ गया एफ का मैग्नीट्यूड। एफ वेक्टर क्या थी 5 न्यूटन, आई कैप पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी आएगा डायरेक्शन भी आएगी, और डिनोमिनेटर में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है मतलब 5 न्यूटन लिखना है। 5 न्यूटन से 5 न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन वेक्टर आपके पास जो निकल कर आया है दैट इज आई कैप ओनली, है ना। अब देखना ये जो डायरेक्शन वेक्टर बनकर आया है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर, यहां पे देखो मैं एक टर्म डिफाइन कर रही हूं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, यूनिट मतलब 1। इसको डिफाइन करते हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या बनकर आएगी, प्योरली 1। तो ये जो वेक्टर ये जो कैप डायरेक्शन हमारे पास बनकर आई है, इसके आगे लिखा हुआ है या नहीं, मतलब 1 है। मतलब ये जो वेक्टर बनाया हमने या जो ये डायरेक्शन डिफाइन करी हमने, इसका मैग्नीट्यूड कितना था बच्चे, 1 था। तो बच्चे जब भी किसी भी वेक्टर की हम डायरेक्शन के बारे में निकालते हैं तो डायरेक्शन निकालो उस वेक्टर की, या हम उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम उस वेक्टर का यूनिट कैप निकाल के चल रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर निकाल के चल रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आपसे ऐसे पूछ लिया जाए दैट फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या था, यूनिट वेक्टर को हम इसी फोर्स के डायरेक्शन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास क्या होगा, एफ वेक्टर अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड। अच्छा इस पहले तो एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालते हैं। एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट है 2 तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लगा मतलब 1 तो यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट 1 तो मतलब यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 6। तो एफ कैप की वैल्यू क्या बनकर जाएगी, एफ कैप हमारे पास बनकर जाएगा, ऊपर लिखेंगे एफ वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और नीचे हमें लिखना पड़ेगा इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट 6। दैट्स इट, आपके पास इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है कि इस फोर्स का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 6। इजी था। देखो बच्चे ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना ये इजी है,
बस आप इनको आराम से समझो, इनको भगाना नहीं है, इनको आराम से समझना है हमें। और ये बेसिक चीजें ही हैं जो अभी तक हमारी चलती आ रही हैं। ये बेसिक चीजें ही आगे फिजिक्स में थ्रू आउट द +1 थ्रू आउट +2 दोनों जगह पे यूज आती है। डेफिनेटली आप जब आगे मूव करोगे ना तब भी आपको ये चीज यूज आएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाल के चलेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने इधर ही मतलब बातों बातों में एक चीज को और डिफाइन कर दिया, यूनिट वेक्टर को। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास वेक्टर है ना उनकी भी काफी सारी टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत तरह के वेक्टर्स होते हैं, बहुत तरह के, जिसमें से एक हमने डिफाइन करा, क्या डिफाइन करा, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करा। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या बनकर आएगा 1, उसको हम यूनिट वेक्टर बोल देंगे, है ना। जिसकी एग्जांपल मैं लेकर चलूं कि एक फोर्स लग रही है 1 न्यूटन की, आई कैप मतलब इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है 1 न्यूटन का, 1 मतलब यूनिट, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही दूसरा हमारे पास है लेट्स से जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या बनकर आएगा 0, वो जीरो वेक्टर बन जाएगा। जैसे कि यही फोर्स की एग्जांपल लेकर चलती हूँ, फोर्स लग रही है 0 न्यूटन आई कैप में, यार 0 न्यूटन आई कैप मतलब फोर्स ही नहीं लग रही ना, तो मतलब ये जो वेक्टर है हमारे पास 0 न्यूटन का मतलब 0 मैग्नीट्यूड का है, इसीलिए मैंने इस वेक्टर को कैसे डिफाइन करा है, जीरो वेक्टर कह के। ऐसे ही हमारे पास और भी है, जैसे मान लेते हैं हम कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर के बारे में बताते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब जिनका जो कि सेम लाइन पे एक्ट करके चलेंगे। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि एक फोर्स आपके पास लग रही है 2 न्यूटन आई कैप में, और दूसरी फोर्स भी हमारे पास लग रही है लेट्स से 10 न्यूटन की, वो भी आई कैप डायरेक्शन में लग रही है। तो देखो इसके डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। पहली बात तो ये वाली फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही होगी, ये आई कैप वाली डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन का बनेगा। ये वाली फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लग रही है ना, ये वाली फोर्स को भी अगर मुझे इस पे रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो मैं ऐसे ही करूंगी। डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ज्यादा बनकर आएगा, दैट वुड बी ऑफ 10 न्यूटन। तो ये जो मैग्नीट्यूड बनेगा ये 10 न्यूटन का बनेगा, पर बच्चे लगेगा तो हमारे पास आई कैप वाली डायरेक्शन में ना, मतलब ये जो दोनों है वो सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं, तो कोलिनियर हो गए। ऐसे ही हमारे पास एक टाइप और इसकी क्या बनकर आएगी, को प्लेनर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फोर्थ टाइप क्या बनेगी, को प्लेनर। को प्लेनर मतलब कि जो सेम प्लेन पे लाई करे। लेट्स से ये मेरा जो प्लेन है, ये जो सरफेस है, एक वेक्टर यहाँ रखा है, एक वेक्टर यहाँ रखा है, यार दो वेक्टर रखे, लेकिन रखे तो दोनों सेम प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही रखे ना, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या डिफाइन करेंगे, को प्लेनर वेक्टर। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लेट्स से मेरे पास ना ये कोई भी एक प्लेन था, ये कोई भी प्लेन, या फिर नॉर्मली आपको जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ये भी तो एक प्लेन ही है। तो मैं बोल रही हूँ इसी स्क्रीन पे मैंने दो वेक्टर बनाए, एक ये वेक्टर बना दिया, एक ये वेक्टर बना दिया। अब ये वेक्टर भी मैं एक्स वाई प्लेन पे बना रही हूँ, इस वेक्टर को भी मैं एक्स वाई प्लेन पे बना रही हूँ, तो ये दोनों के दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये को प्लेनर वेक्टर बनकर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोल रहे हैं एफ वेक्टर एक्टिंग 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर हमारे पास एक्ट कर रहा है आई कैप प्लस जे कैप। अब सोचो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे है क्योंकि आई कैप और जे कैप है, ये वेक्टर भी तो एक्स वाई प्लेन पे है क्योंकि अगेन आई कैप है और जे कैप है, तो ये दोनों वेक्टर हमारे पास कैसे बनेंगे, को प्लेनर वेक्टर। समझ में आई। ऐसे और बहुत होते हैं, जैसे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल क्या होगा, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास सेम बनकर आएगा। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जो डायरेक्शन नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करके चलेंगे। पैरेलल वेक्टर क्या होगा, जो सेम पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेंगे। एंटी पैरेलल, जो एक जा रहा होगा आई कैप में, लेट से दूसरा जा रहा होगा माइनस आई कैप में, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसी तरह से ये जो वेक्टर वाली कहानी है ना, ये आगे अभी और चलेगी। नेक्स्ट क्लास में जब तुम आओगे, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि एक वेक्टर को प्लेन में रिजोल्व कैसे करेंगे, रिजोल्विंग ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। ये जो 2 लेक्चर थे इसमें मैंने एकदम बेसिक चीजें बताई है, लेकिन ये बेसिक पता होना जरूरी है ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीड कर पाए। ठीक है, आई होप आपको बच्चों ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, या आपको और क्वेश्चंस देखने हैं, या जैसे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता या कोई और मुझसे टॉपिक समझना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उसका लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करूं। ठीक है, सो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, one day you are definitely gonna succeed. All the very best बच्चों।